आज का जो विषय है वह है काला धन। काला धन, काली धन, काला धन। काला धन है क्या और काला धन कैसे बनता है? वैसा धन जो हमको छुपा के रखने की जरूरत पड़े। छुपाना किससे है? सरकारी व्यवस्था से है। और काला धन बनता कैसे है? काला धन बनने का मुख्यतः दो तरीके हो सकते हैं: स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और भ्रष्ट करप्शन। इस तरह की चीज़ों से जो आमदनी प्राप्त होती है, निश्चित रूप से इसको कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। कई बार व्यापार करना बिल्कुल वैधानिक कार्य है, लेकिन कई बार टैक्स को बचाने के लिए हम लोग अपनी आमदनी को कम करके बताते हैं कुछ लोग। तो ये बताइए कि केवल भारत की समस्या है या वैश्विक समस्या है? ये सर, काला धन का जहाँ तक सवाल है, ये कोई नई समस्या नहीं है। ये काला धन सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब पूरी दुनिया में किसी भी छोर पर चले जाएं, काला धन है। काला धन सृजन करने के कई तरीके हैं क्या? क्या ज्यादा काला धन असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है? आप जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, ऑटो रिक्शा, पान चाय की दुकान, सिगरेट की दुकान, ये सब तमाम इस तरह के, इवन जो पंडित हैं, पुजारी हैं, तमाम इस तरह के जो एक्टिविटी हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इनकी आमदनी टोटल कैश ट्रांजेक्शन होती है और निश्चित रूप से ये कहीं नहीं किसी भी रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आते हैं। तो सैद्धांतिक बात से कहा जाए तो इनकी जो आमदनी है वो तो सारा का सारा ब्लैक है, क्योंकि कहीं डिस्क्लोज हो नहीं रही है। ये संख्या बहुत बड़ी है। इनकी वजह से जो मार्केट के जो इकोनॉमिक्स के जो रूल हैं वो कहीं कहीं जरूर प्रभावित होते हैं। मनी सप्लाई को लेकर के या प्राइस को लेकर के, रेफरेंसेस को लेकर के, ये जरूर प्रभावित होते हैं। ब्लैक मनी को लोग व्हाइट मनी में कैसे बदलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग इससे जुड़ा हुआ है। धन यदि हमने कमाया है तो धन का उपयोग तो करना चाहेंगे। यदि वो गैर कानूनी है तो हम उसको बहुत आसानी से पब्लिकली यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक जनरल से मेरा प्रयास होगा, या जिसने भी धन कमाया है उसका ये प्रयास होगा कि हम इसको व्हाइट बनाएं, मतलब नॉर्मल चैनल में लाएं और उसका उपयोग करें। भारत में 30 से 35 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी होने का उन्होंने अंदाजा लगाया है। ब्लैक मनी रोकने के कोई उपाय है कि नहीं? सरकार कौन कौन सा कदम उठाती है ब्लैक मनी रोकने के लिए? नोटबंदी ब्लैक मनी रोकने का सबसे लेटेस्ट जो मैसिव प्रयास था। मतलब कि कभी कभी कोई उपाय करते हैं जिससे वो हार्मफुल भी होता है। वैसे तो ब्लैक मनी हर समय कहीं ना कहीं से मिलता रहता है, लेकिन चुनाव के समय ब्लैक मनी बहुत देखने में बंद सामने आता है। बहुत लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा कहीं पकड़ा जाता है, तो ये चुनाव के समय ज्यादा कहाँ से निकल कर आता है, क्यों निकलता है? कहा जाए कि मजेदार प्रश्न है, लेकिन एक विवादास्पद प्रश्न भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम से मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज की कार्यक्रम में आज का जो विषय है वह है काला धन। काला धन क्या है, कैसे बनता है, काला धन का क्या प्रभाव पड़ता है, काला धन को रोकने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाती है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे विस्तार से। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक मामलों के जानकार और विशेषज्ञ एम.के. पांडे जी। एम.के. पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज हम चर्चा करेंगे काला धन पर। ब्लैक मनी किसी भी देश या किसी समाज में पाया जाता है और यह देश को कैसे नुकसान पहुंचाता है, अर्थव्यवस्था को कैसे डैमेज करता है, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पांडे जी, ये मेरा पहला प्रश्न है कि काला धन है क्या और काला धन कैसे बनता है? धन्यवाद पाठक जी। तो पहले हम आपकी जो सदा सहायता है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब आज जो आपका विषय है वो बहुत ही अच्छा विषय है और ये विषय तो शुरू से रहा है, पर्टिनेंट रहा है, सबके से संबद्ध रहा है। देखिए, काला धन या ब्लैक मनी जिसको हम लोग कहते हैं, यदि बिल्कुल इसको बोलचाल की भाषा में हम समझना चाहें या कहना चाहें तो वैसा धन जो हमको छुपा के रखने की जरूरत पड़े। छुपा के रखने की जरूरत पड़े कहने का मेरा मतलब है कि जिस पर टैक्स देय हो और टैक्स ना दिया जाए। छुपाना किससे है? सरकारी व्यवस्था से है। यदि हम अपने आमदनी को
डिस्क्लोज करते हैं तो देश की सारी आमदनी विद सर्टेन एग्जम्पशन टैक्सेबल है। तो टैक्स के अथॉरिटी से जो हम धन छुपा के रखते हैं वो काला धन है। और काला धन बनता कैसे है? काला धन बनने का मुख्यतः दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इलिसिट एक्टिविटीज ही हो, मतलब अवैध अनैतिक कार्य से धन अर्जित किया जाए, और दूसरा नैतिक मतलब वैधानिक कार्य को करते हुए, परमिसिबल कार्य को करते हुए टैक्स को बचाने के उद्देश्य से यदि हम अपनी आमदनी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वो भी काला धन का सृजन करेगा। तो काला धन सृजन को नक्सल में हम लोग ये कहेंगे, एक तो इलिसिट एक्टिविटीज जैसे स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और करप्शन, इस तरह की चीजों से जो आमदनी प्राप्त होती है निश्चित रूप से इसको कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। और कई बार व्यापार करना बिल्कुल वैधानिक कार्य है, लेकिन कई बार टैक्स को बचाने के लिए हम लोग अपनी आमदनी को कम करके बताते हैं कुछ लोग, वो भी तो जितना कम करके बताया गया वो काला धन हुआ। तो काला धन का आने का जो है मुख्य यही दो कारण है, और इसकी वजह से काला धन का सृजन होता है और ये सामान्य प्रक्रिया होती आई है। अच्छा, तो ये बताइए कि केवल भारत की समस्या है या वैश्विक समस्या है? और इसके साथ साथ एक प्रश्न का और जवाब आप दे दीजिए कि विकासशील और विकसित देशों में काला धन की क्या स्थिति है, उसकी क्या भूमिका है? ये सर काला धन का जहां तक सवाल है, ये कोई नई समस्या नहीं है। ये काला धन सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब पूरी दुनिया में किसी भी छोर पर चले जाए काला धन है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं पहले देते हुए बताना चाहूं कि विकसित देशों का यदि हम नाम लें, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का नाम लें, जर्मनी का नाम लें, जापान का नाम लें, फ्रांस का नाम लें, यूके का नाम लें और इस तरह के देशों का नाम लें, तो सामान्य तौर पर जो एक आंकड़ा है OECD का, OECD के आंकड़े के हिसाब से इनमें काले धन का परसेंटेज कम है, 10% से कम है। ठीक है। और विकासशील देशों में काले धन का 10% ऑफ द GDP की बात हो रही है, और विकासशील और नीचे गरीब देशों में हो सकता है काले धन का परसेंटेज लगभग 40% हो ऑफ GDP। अब देखा जाए सुनने में तो यह बात लगती है कि उनके यहाँ 8% 9% है, और भारत की ही बात हम कर ले, भारत में लगभग 30% है। अब सुनने में तो लगता है कि भारत का बहुत बड़ा है, लेकिन आप ऐसे देखिए कि अमेरिका का जो GDP है वो मान के चलिए कि $35 ट्रिलियन है। तो $35 ट्रिलियन का यदि 8% भी निकालते हैं तो ग्रॉस अमाउंट उनका, और भारत के GDP सपोज 4 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन का 25% भी निकालते हैं तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ काला धन, ग्रॉस अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी इंडिया में कम होगा, उनके यहाँ ज्यादा होगा। परसेंटेज टर्म में भले कम हो, उनका कम लगता हो, लेकिन ग्रॉस अमाउंट में उनका ज्यादा होगा। तो ये ग्लोबल समस्या है, और ये केवल विकासशील और विकसित देशों के साथ नहीं है, ये सभी जगह है। अब आते हैं आपके पहले प्रश्न पर। तो काला धन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नुकसानदायक है। नुकसानदायक इसलिए है कि बेसिकली इसमें कर की चोरी तो हो रही है। जब कर की चोरी हो रही है, सरकार को जितना राजस्व मिलना चाहिए वो राजस्व नहीं मिल रहा है, तो सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, ये तो स्पष्ट है। और केवल एक राजस्व की क्षति का ही हिस्सा नहीं की बात नहीं है, इसके अलावा समाज में बहुत सारी ऐसे जो कुरीतियां प्रिवेल करने लगती हैं, जहां पर जाकर के जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं वो थोड़ा विफल होने लगती हैं। सामान्य तौर पर भ्रष्टाचार के होने से विकास की गति रुकती है, लोगों में अनैतिक कार्य करने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ने लगती है। ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो पैदा करती है ब्लैक मनी, ये एक ओवरऑल कहा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे वो विकसित व्यवस्था हो चाहे विकासशील अर्थव्यवस्था हो, टोटल इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया के लिए काला धन का होना अच्छा नहीं है। और जितना ये काला धन कम होगा उतना ज्यादा ही मेरे समझ से बेहतर है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। अगला प्रश्न मेरा यह है कि असंगठित क्षेत्र, मतलब एक बड़े पैमाने पर किसी भी देश में काम करता है, उस क्षेत्र में काला धन सृजन करने के कई तरीके हैं क्या? क्या ज्यादा काला धन असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है? देखिए सर, यहाँ पर काला धन यदि मतलब बिल्कुल
सैद्धांतिक परिभाषा से हम लोग बात करें, पहले असंगठित क्षेत्र जिनको हम लोग कह रहे हैं, असंगठित अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, उसमें अपने जैसे इंडिया की यदि बात कर लें तो एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है जो अपने जीडीपी में करीब करीब जो कंजम्पशन में और एम्प्लॉयमेंट में इसका योगदान करीब 75 से 80% का है। अच्छा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हमारे यहाँ कम लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला ज्यादा लोग हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, ऑटो रिक्शा, पान चाय की दुकान, सिगरेट की दुकान, ये सब तमाम इस तरह के, इवन जो पंडित हैं, पुजारी है, तमाम इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इनकी आमदनी टोटल कैश ट्रांजैक्शन होती है और निश्चित रूप से ये कहीं नहीं किसी भी रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आते हैं। तो सैद्धांतिक बात से कहा जाए तो इनकी जो आमदनी है वो तो सारा का सारा ब्लैक है, चूंकि कहीं डिस्क्लोज हो नहीं रही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था को उस तरह से चोट पहुंचा रहे हैं जैसे कि सामान्य तौर पर काला धन पहुंचा रहा है। क्योंकि इनकी जो आमदनी है, कार्य इनका लेजिटिमेट है, केवल प्रॉब्लम है कि इनके कार्य का इस तरह से कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है ताकि क्यों उनका इनकम सिस्टम में जुड़ सके। और ऐसे भी देखिए दूसरी ओर से इसके वजह से ये इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करते हैं अपने कंजम्पशन के लेवल पर। डायरेक्ट टैक्स की जहां तक बारी आती है तो इस सेक्टर में काम करने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो अपने यहाँ जो कर से बचने का जो दायरा है, कर दायरे से बाहर आते हैं। जैसे भी अपने देश में 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेशन, तो इस श्रेणी में काम करने वाले ज्यादातर श्रमिक या जो लोग हैं उस दायरे से बाहर हैं। यदि अपना पूरा का पूरा इनकम वो डिस्क्लोज भी करते तो अभी वो डायरेक्ट टैक्स के दायरे में नहीं आते। तो इनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को या सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये संख्या बहुत बड़ी है। इनकी वजह से जो मार्केट के जो इकोनॉमिक्स के जो रूल हैं वो कहीं कहीं जरूर प्रभावित होते हैं। मनी सप्लाई को लेकर के या प्राइस को लेकर के, प्रेफरेंसेस को लेकर के, ये जरूर प्रभावित होते हैं। लेकिन जहां तक राजस्व की बात है, उस पर राजस्व पर इनकी वजह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। हाँ, काला धन जरूर अनअकाउंटेड है तो काला धन हम उनको कह सकते हैं, लेकिन खतरनाक ढंग से वो नहीं है क्योंकि उनका कारण लेजिटिमेट है और उसकी वजह से कोई रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा है सरकार को। तो रेवेन्यू का नष्ट ना होना और काला धन में मतलब कोई अंतर वो नहीं है। नहीं, देखिए सर, दो अलग अलग चीज है। जो काला धन इनडायरेक्ट रूप से हमारी अर्थव्यवस्था में काला धन तो काम कर रहा है ना। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन काला धन को लेकर के जो सरकार की या दुनिया के सरकारों की जो चिंता है वो दो चीजों को लेकर के चिंता है। एक तो टैक्स इवेशन और दूसरा अनैतिक कार्यों का बढ़ना। तो ये जो मुख्य दो कारण हैं जिनकी वजह से ही काला धन के कार्य में जुड़े हुए जितने लोग हैं वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध की श्रेणी, अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। और तमाम सरकारें उन्हें बहुत से कानून ऐसे बना रखे हैं जिसमें कि उनको कारावास भी है, दंड भी है, आर्थिक दंड भी है। तो ये मुख्य दो कंसर्न थे। तो केवल इन दो कंसर्न को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के साथ कंपेयर करते हैं तो ये दोनों चीजें उनके साथ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उनका कार्य कोई अनैतिक नहीं है और उनकी वजह से डायरेक्ट टैक्स का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इनको ध्यान में, मैं नहीं कहता कि वो काला धन नहीं है। काला धन की परिभाषा के हिसाब से अनअकाउंटेड है तो काला है, बट सिस्टम कुछ ऐसा है चूंकि वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो वो उतना दुष्प्रभावी नहीं है। और शायद यही कारण है कि अभी तक उनको अधिक से अधिक इसको चैनल मतलब ऑर्गेनाइज चैनल में लाने का प्रयास उतना नहीं हुआ है। हालांकि जब से डिजिटल अपने यहाँ मतलब डिजिटल प्रचार प्रसार हुआ, डिजिटल मीडिया जो ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो बहुत से लोग उसमें आने लगे हैं। जो इवन छोटे छोटे वेंडर्स भी आजकल यूपीआई पेमेंट, कार्ड पेमेंट ले रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिन में उसमें संगठित क्षेत्र में आए, उनका कोई ट्रैक रखा जा सके। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उनकी वजह से जहां तक ये लगता है कि नहीं है, चूंकि डायरेक्ट उनका नुकसान, इसलिए वो ऐसा चल रहा है। अगला प्रश्न मेरा यह है कि काला धन सृजन के कारण क्या है और उसके क्या परिणाम है? काला धन के सृजन के कारण सबसे पहला तो मैं मानता हूं नैतिक मूल्यों का ह्रास है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ की कामना है कि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी धन प्राप्त करें। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरा, कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि कहीं यदि देश में टैक्स का रेट बहुत ज्यादा हो
और टैक्स की प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो टैक्स इवेशन का एक सामान्य टेंडेंसी आती है। जैसा दर्शकों को याद होगा कि अपने देश में कभी 70 के दशक में, 70 से 80 के दशक में किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में टैक्स का दर 75% तक था। तो यदि 100 रुपए कमा के 75 रुपया टैक्स दे देना है तो कोई भी आदमी उससे बचने की चेष्टा करता है। तो जितना ही ज्यादा टैक्स का रेट ऊंचा होगा और टैक्स की प्रक्रिया जितनी जटिल होगी उतना काला धन सृजन की संभावना बढ़ेगी। फिर दूसरा है भ्रष्टाचार। स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक वित्त पोषण ये काला धन के लिए बहुत बड़ा कारण है। नगदी मतलब कैश पर बेस्ड जो यदि अर्थव्यवस्था है तो काला धन का सृजन थोड़ा ज्यादा होगा। अचल संपत्ति में बेनामी लेन देन वाला जो हो ये बात हो सकती है। और जो कंसेप्चुअली दुनिया में टैक्स हेवन है तो विदेशों में जो टैक्स हेवन है वो भी एक काला धन के सृजन के एक कारण है। और रही यदि दुष्परिणाम की बात तो हम लोग अभी तक कई बार दोहरा चुके, सबसे बड़ा राजस्व का नुकसान है सरकार को, संसाधनों का दुरुपयोग होगा, महंगाई मतलब अनप्रेडिक्टेबल टाइप की होगी, नैतिकता का और जनविश्वास की कमी होगी। जैसे जनता को एक धारणा हो जाए कि नहीं पूरी व्यवस्था हमारी भ्रष्ट है तो जन विश्वास जो सरकार में होनी चाहिए वो कम होगा, राजनीतिक अस्थिरता होगी, नीतिगत भ्रष्टाचार होगा। ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो माइक्रो लेवल पर मैं बोल रहा हूं, इनको फिर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली नीचे लेके जाएंगे तो पता चले कंप्लीट उथल पुथल जैसा हो। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर वर्तमान में अपने पड़ोसी देशों में जो घटनाएं घटी हैं, लेटेस्ट घटना नेपाल की यदि ले लें तो उसको कहीं ना कहीं जन विश्वास की कमी, जिसका जन विश्वास की कमी का जेनेसिस भ्रष्टाचार था। तो ये बहुत व्यापक है, छोटा सुनने में लगे, इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोपिकली लेके जा सकते नीचे तक देखें तो इसका बहुत ही बृहद दुष्प्रभाव है जिससे देश, दुनिया और पूरा समाज बिल्कुल अस्थिर होगा। तो उसमें वो रहने लायक न रहे, शायद ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ब्लैक मनी को लोग व्हाइट मनी में कैसे बदलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग इससे जुड़ा हुआ है, उस संबंध में आप इस पर कुछ प्रकाश डालें आप। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि धन यदि हमने कमाया है तो धन का उपयोग तो करना चाहेंगे। यदि वो गैर कानूनी है तो हम उसको बहुत आसानी से पब्लिकली यूज नहीं कर सकते हैं। एक जनरल से मेरा प्रयास होगा या जिसने भी धन कमाया है उसका ये प्रयास होगा कि हम इसको व्हाइट बनाएं, मतलब नॉर्मल चैनल में लाएं और उसका उपयोग करें। तो जो काले धन को, अनअकाउंटेड मनी को प्रॉपर चैनल में लाने की जो प्रक्रिया है वही मनी लॉन्ड्रिंग है। रुपए की धुलाई या धन शोधन भी उसको कहते हैं, वित्त शोधन जो भी शब्द कह लें। अब चूंकि इसमें रकम बहुत बड़ी लगी हुई है, छोटी मोटी रकम नहीं लगी हुई है। आप जैसे ये मान लें कि नीति आयोग का जो लेटेस्ट डाटा था उसके हिसाब से भारत में 30 से 35 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी होने का उन्होंने अंदाजा लगाया है। तो 35 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने ब्लैक मनी होने का, तो बहुत बड़ी मतलब रकम है देश के हिसाब से और पूरी दुनिया में भी। तो इसको जब हम लोग मतलब जो नॉर्मल चैनल में लाने के लिए थ्योरेटिकली इसको 3 स्टेप्स में हम लोग करते हैं। पहला इसका होता है धन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग और फिर इंटीग्रेशन। ये 3 स्टेप से गुजर करके जो काला धन है वो सफेद में परिवर्तित होता है। अब प्लेसमेंट का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि पैसा है तो उसको नॉर्मल बैंकिंग चैनल में कैसे डाला जाए। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि भारत में है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी रिपोर्टिंग होती है। तो अब छोटे छोटे अकाउंट में 10 लाख रुपए से कम जमा कर लिया, इसकी रिपोर्टिंग से बच गई। तो ये उसको क्या हम कह रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग सिस्टम में उसको प्लेस कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा 2016 के नोटबंदी के दौरान भी काफी कुछ ऐसे हुए थे कि जनधन खाते में या किसी खाते में ढेर सारे अप्रत्याशित रूप से धन जमा होने लगा। तो वो बेसिकली प्लेसमेंट की श्रेणी में आता है। उसके बाद उसको भी आपस में एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं।
जब प्लेस कर लिया तो उसके दायरे में ला करके जो टैक्स से मतलब रिपोर्टिंग सिस्टम से पैरामीटर से कम पर ला करके प्लेस कर लिया। अब फिर उसकी लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने का मतलब खूब एक खाते से दूसरे खाते में, दूसरे खाते से तीसरे खाते में, तीसरे से चौथे में, ऐसे खूब उसको इतनी बार घुमाया जाए, इतने उसको लेयर बनाया जाए ताकि उसका ट्रैक खत्म हो जाए। तो ये लेयरिंग हो गई। और बाद में फिर उस धन को वापस सिस्टम में लाया तो वो इंटीग्रेशन हो गया, मतलब मेन सिस्टम से इंटीग्रेट हो गया। अब ला करके फिर उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर लिया, किसी ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लिया, किसी ने होटल, मतलब समथिंग जिसका जो स्कोप रहा वो पैसा उसमें लाया। और ब्लैक मनी का जो कंजम्पशन इस तरह से मतलब ब्लैक से कन्वर्ट होकर के व्हाइट में आया। तो ये बेसिकली लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स हैं और ये ग्लोबली इसी तरह से चलते हैं। कई बार ये जो लेयरिंग और इंटीग्रेशन और जो प्लेसमेंट है ये ग्लोबल लेवल पर भी होता है। जैसे किसी दूसरे देश में खाते में उनको दिया, फिर उनसे वापस अपने एफडीआई के रूप में, एफडीआई के रूप में वापस मंगा लिया, कहीं लोन के रूप में मंगा लिया। तमाम इस तरह की चीजें होती हैं और फिर वो उसका ट्रैक खत्म हो जाता है तो फिर वो सिस्टम में पैसा आ गया, फिर लोग उसको यूज करने लगते हैं। अच्छा, ब्लैक मनी रोकने के कोई उपाय है कि नहीं? सरकार कौन कौन सा कदम उठाती है ब्लैक मनी रोकने के लिए? देखिए, ब्लैक मनी रोकने का उपाय खूब है, सरकार खूब करती है। जैसे सबसे पहली बात, सबसे ज्वलंत, हर लोग दर्शक जानते हैं, नोटबंदी ब्लैक मनी रोकने का सबसे लेटेस्ट जो मैसिव प्रयास था। तो मतलब कि कभी कभी कोई उपाय करती है जिससे वो हार्मफुल भी होता है। तो एक ये मतलब जो ब्लैक मनी रोकने का एक तरीका नोटबंदी भी था। भारत में एक बार पहले जब आई थिंक मोरारजी देसाई जी के जमाने में भी हुआ था नोटबंदी, 1000 के नोट को लेकर के। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा जो नोटबंदी को रोकने के लिए जो है वो तरीका है कि आप अपने ढेर सारे कानून बनाएं ऐसे कि जिससे वो सरल हो, लोगों को टैक्स कंप्लायंस बनाए। बीच बीच में आपने देखा होगा एक बार इनकम डिस्क्लोजर स्कीम सरकार लेके आती है कि हम आपसे सोर्स नहीं पूछेंगे, आप अपना इनकम डिस्क्लोज कर दीजिए और सर्टेन रेट ऑफ टैक्स से पैसा दे दीजिए, कोई सोर्स नहीं पूछा जाए। तो ये भी ब्लैक मनी को चैनल में लाने का तरीका हुआ। फिर प्यूनिटिव एक्शन, वैधानिक तमाम तरह के कानून बनाए जाते हैं। ये कानून फलाने, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का पीएमएलए कानून है। उसी तरह अपने देश में जो जांच एजेंसीज हैं जो कि तमाम इस तरह की चीजों को जांच करते हैं, उनको व्यापक अधिकार दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रयास हैं वो काले धन को कम करने के ही, काले धन को रोकने का ही प्रयास है। डिजिटाइजेशन, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का जो तरीका का जो प्रयास है वो भी कम करने ब्लैक मनी का है। अभी अपने देश में जैसे सरकार ने कह रखा है कि कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। ये भी ब्लैक मनी को एक तरह से कहा जाए डिस्करेज करने का प्रयास है। तो इस तरह के प्रयास समय समय पर होते रहते हैं, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। चूंकि ब्लैक मनी केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होता है। तो तमाम FATF जैसे प्लेटफॉर्म है, G20 का अपना अलग है, OECD जो कंट्रीज हैं उनका एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो इन सबों को मिला करके एक प्रयास तो हर लेवल पर होता रहा है और काफी प्यूनिटिव रहा है। जैसे अपने हम मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में 120% की पेनल्टी। इस तरह की तमाम चीजें सरकार विभिन्न स्तरों पर प्रयास करती है ताकि ब्लैक मनी का प्रचलन थोड़ा कम हो, ब्लैक मनी का सृजन थोड़ा कम हो। एक प्रश्न मेरा ये है कि चुनाव के दौरान, वैसे तो ब्लैक मनी हर समय कहीं ना कहीं से मिलता रहता है, लेकिन चुनाव के समय ब्लैक मनी बहुत देखने में बहुत सामने आता है। बहुत लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा कहीं पकड़ा जाता है। तो ये चुनाव के समय ज्यादा कहाँ से निकल कर आता है, क्यों निकलता है? ये बड़ा मतलब एक क्या कहा जाए कि मजेदार प्रश्न है, लेकिन एक विवादास्पद प्रश्न भी हो सकता है। जैसे शुरू में हमने कहा था कि जो एक राजनीतिक संरक्षण जो है, राजनीतिक संरक्षण कह लीजिए चाहे उसमें जो इनिशिएटिव कह लीजिए, ब्लैक मनी का बहुत बड़ा कारण है। और एक ये सभी लोगों का इसमें चूंकि सहयोग मतलब कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट है, तो वोट को प्रभावित करने के लिए, प्रचार करने के लिए और भी तमाम चीजें जो
कथ्य अकथ्य दोनों है, उसके लिए प्रयास करना होता है जिसमें धन की जरूरत है। तो उस समय निश्चित रूप से इस पैसे का डिमांड थोड़ा ज्यादा होता है और इस पर ज्यादा कुछ कहना हम समझते हैं कि किसी विवाद को न्योता देना जैसा हो सकता है। तो एक उसका अनअकाउंटेड कैश ट्रांजैक्शन करना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो लेजिटिमेट खर्चे का एक सीलिंग तय कर रखी है और उसमें काफी एग्जॉस्टिव लिस्ट भी है, लेकिन ये सर्वविदित है कि उस एग्जॉस्टिव लिस्ट में काम तो होता नहीं है, उससे बहुत बढ़ करके काम करना पड़ता है जिसको कि अपने खर्चे में दिखलाया भी नहीं जा सकता। तो उन खर्चों को चूंकि दिखलाया नहीं जा सकता तो निश्चित रूप से उनको आउटसाइड द बुक खर्चा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आउटसाइड द बुक खर्चा करेंगे तो वो काला होगा ही होगा। तो एक कारण है, और अन्यथा ये तो जैसे रोजमर्रा की है, इस समय थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है पूरी मीडिया का, उसमें समाज का उस पर ध्यान होता है, इसलिए लोगों को नजर आता है। हालांकि ऐसे देखा जाए व्यवहारिक रूप से कोई इसको स्वीकारेगा नहीं, ये अनुभव करने की बात है, देखने जैसी बात है नहीं, फिजिकल जैसा दिखता नहीं है। तो पांडे जी, आपने तो काला धन पर हर पक्ष पर, हर पहलू पर आपने विचार किया और लोगों, हमारे दर्शकों को आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दोस्तों, अभी हम लोग काला धन पर चर्चा कर रहे थे, जिससे आपको बहुत जानकारी मिली होगी, उससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यह वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे, धन्यवाद। आपको स्टूडियो में आने के लिए।